केशव नगर राज्य के दिन सुख शांति से कट रहे थे, लेकिन एक दिन दरबार में एक अनजान संदेशवाहक आया, जिसने राजा विक्रम के सामने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। दरबार में मंत्री जगन्नाथ, सैनिक और अन्य दरबारी उपस्थित थे। अचानक द्वारपाल अंदर आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक अजनबी दूत आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। कौन है वो और किस राज्य से आया है? महाराज, कहता है कि पड़ोसी राज्य से आया है, बहुत जरूरी संदेश है। ठीक है, उसे अंदर ले आओ, जाओ। राजदूत अंदर आता है, शाही पोशाक में, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो झुककर अभिवादन करता है। महाराज विक्रम के जय हो, महाराज विक्रम के जय हो। मैं राजा कहर सिंह का दूत हूं। हमारे सम्राट ने यह संदेश भेजा है। राजा विक्रम और दरबारी उत्सुकता से सुनते हैं। राजा विक्रम, केशव नगर की समृद्धि अब समाप्त होने वाली है। अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन अगर इनकार किया तो मेरी विशाल सेना तुम्हारे इस राज्य को रौंद डालेगी। इतना कहकर राजदूत चला जाता है। उसके जाते ही दरबार में हलचल मच जाती है। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगते हैं। राजा विक्रम गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अरे, कहर सिंह एक क्रूर राजा है, उसकी सेना भी विशाल है। मंत्री जी, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? महाराज, युद्ध टालने का केवल एक ही उपाय है, वो रहस्यमयी तलवार। हाँ। राजा विक्रम चौंक जाते हैं। क्या? तो क्या तुम उस तलवार की बात कर रहे हो जिसे हम केवल एक दंत कथा मानते हैं? नहीं 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 महाराज, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये एक सत्य है। वो तलवार अद्वितीय है। जब तक वो आपके पूर्वजों के पास थी तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सका, लेकिन जब उन्होंने वो महल छोड़ा तभी वो कई बार पराजित हुए। हाँ। लेकिन वो खंडहर नुमा महल अब श्रापित माना जाता है। जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। यही तो, अरे महाराज, यही तो कारण है कि अब तक किसी ने तलवार को हासिल नहीं किया। लेकिन अगर हमें अपना राज्य बचाना है तो हमें ये प्रयास तो करना ही होगा महाराज। हाँ। राजा विक्रम का चेहरा तनाव में आ जाता है। ठीक है, जाकर राजकुमार आदित्य को सूचित करो। उनसे कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम अपने पुत्र से इस मामले में विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि भविष्य में केशव नगर राज्य की बागडोर उन्हीं को तो संभालनी है। बुलाओ। उधर राजकुमार आदित्य जंगल में था। वो अपनी प्रिय चंद्रलेखा के साथ था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। एक झरने के पास राजकुमार आदित्य और चंद्रलेखा बैठे थे। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो राजकुमार। तुम्हारे साथ बैठा हूं चंद्रलेखा, और क्या चाहिए? झूठ मत बोलो, जरूर कुछ बात है। ओफो, हाँ, दरअसल बात यह है कि पिताजी चाहते हैं कि अब मैं राज्य के मामलों में ध्यान दूं। लेकिन सच बताऊं ना, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ और समय तुम्हारे साथ बिताऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ समय बिताना। राजा का बेटा कब तक जंगल में घूमेगा? एक दिन तुम्हें भी सिंहासन पर बैठना है। तभी महल का एक सैनिक आता है और झुककर कहता है। राजकुमार की जय हो।
राजकुमार, महाराज ने आपको तुरंत महल बुलाया है। मामला बहुत गंभीर है राजकुमार, चलिए। आदित्य का चेहरा गंभीर हो जाता है। हाँ, देखा चंद्रलेखा, चलो अब मुझे जाना ही होगा। आखिरकार हमारे पिताजी ने याद जो किया है हमें। चलो, मैं फिर मिलता हूं तुमसे। आदित्य घोड़े पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में आदित्य महल पहुंच गया। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, हाँ। दरअसल बात यह है कि हमारा राज्य संकट में है और हमारे पास केवल एक ही उपाय है, वो रहस्यमयी तलवार। ओह, अगर ऐसा है तो मैं उस तलवार को हासिल करके रहूंगा पिताजी। लेकिन बेटा, वो महल अब खंडहर बन चुका है और वो खंडहर अब श्रापित माना जाता है। पिताजी, अगर हमारे पूर्वजों की रहस्यमयी तलवार वहां मौजूद है तो मैं उस तलवार को हासिल करके ही लौटूंगा। मैं कल सुबह ही अपने पूर्वजों के महल की ओर प्रस्थान करूंगा। अगली सुबह आदित्य अपनी प्रेमिका चंद्रलेखा के पास पहुंचकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला। हाँ, तो चंद्रलेखा, मुझे वो तलवार हर हाल में हासिल करनी होगी। क्या तुम उस खंडहर में जाओगे? अब और क्या विकल्प है? अगर वो तलवार हमारे पास आ जाए तो केशव नगर अजेय बन सकता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और क्या? तुम मजाक कर रही हो चंद्रलेखा। ये कोई आम जंगल यात्रा नहीं है। वहां खतरे हैं, रहस्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तुम सोचते हो कि मैं डर जाऊंगी? अगर तुम बहादुर हो तो मैं भी हूं। लेकिन चंद्रलेखा, मेरी बात समझो, तुम्हें वहां ले जाना ठीक नहीं होगा। अच्छा, जब तुम्हें मुसीबत आएगी तब कौन तुम्हारी मदद करेगा? आदित्य कुछ सोचता है और फिर सिर हिला देता है। ठीक है, लेकिन वहां बहुत सतर्क रहना होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ। आदित्य और चंद्रलेखा अपनी यात्रा की तैयारी करके खंडहर की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पंछियों की आवाजें और हल्की धुंध वातावरण को रहस्यमयी बना रही थीं। आदित्य और चंद्रलेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये जंगल आम जंगल नहीं है चंद्रलेखा। कहते हैं कि यहाँ कई रहस्य छुपे हुए हैं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। आदित्य और चंद्रलेखा चौकन्ने हो जाते हैं। कोई है वहां? अचानक एक काला उल्लू उड़ता हुआ निकलता है और उसके साथ ही एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंजने लगती है। ये क्या था? जंगल में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और झाड़ियों से एक आदमी की परछाई दिखाई देती है। कोई हमारा पीछा कर रहा है। आदित्य तलवार निकाल लेता है। हाँ, कौन है वहां? कौन है वहां? सामने आओ, सामने आओ, मैंने कहा। कौन है वहां पे? कुछ देर सन्नाटा रहता है। फिर एक बूढ़ा साधु एक पेड़ के पीछे से निकलता है। उसके लंबे बाल और सफेद दाढ़ी हवा में उड़ रही होती है। तुम कौन हो जो इस जंगल में आए हो? मैं केशव नगर का राजकुमार आदित्य हूं। हाँ, और ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है? मेरा नाम चंद्रलेखा है और मैं भी केशव नगर से हूँ। हाँ, खंडहर महल की ओर जा रहे हो ना, है ना? आदित्य और चंद्रलेखा एक दूसरे को देखते हैं। हाँ हाँ, हमें वहां एक चीज चाहिए। हाँ, तुम्हें तलवार चाहिए, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता साधु बाबा?
मैं इस जंगल को बरसों से जानता हूं। जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक खंडहर नहीं, वो एक रहस्य है। वहां जाने वालों के साथ कुछ अनहोनी होती है। आदित्य गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर दृढ़ता से कहता है, लेकिन साधु बाबा, मुझे विश्वास है कि मैं उस तलवार को अवश्य हासिल करूंगा और उस खंडहर के अंदर जरूर जाऊंगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, जाओ, अरे बेझिझक होकर जाओ। समझाना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में आदित्य और चंद्रलेखा महल के सामने खड़े थे। वो एक विशाल टूटा फूटा महल था, जिसके कुछ हिस्से अभी भी खड़े थे, लेकिन उनमें से रहस्यमयी धुआं उठ रहा था। चारों ओर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। हाँ, अब जो भी होगा चंद्रलेखा, देखा जाएगा। आराम से चलो चलो। जैसे ही दोनों महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक अजीब सी हवा चलने लगती है और महल के अंदर से कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? आदित्य और चंद्रलेखा एक दूसरे को देखते हैं, फिर दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक भूल भुलैया जैसी संरचना थी। खंडहर महल में कदम रखते ही आदित्य और चंद्रलेखा को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। वहाँ की हवा में अजीब सा कंपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। महल के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर लगी पुरानी मशालों के स्टैंड से केवल हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां और पत्थर बिखरे थे। ये जगह तो एकदम वीरान है, लेकिन ये अजीब सी गंध कैसी आ रही है? शायद ये किसी पुराने लकड़ी के जलने की गंध हो। हाँ, आराम से आगे बढ़ना, धीरे धीरे चलो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। हाँ, अब कौन सा रास्ता सही होगा? हो, शायद यही सबसे बड़ी पहेली है। तभी एक रहस्यमयी फुसफुसाने की आवाज आती है। सही रास्ता वही है जो आंखों से नहीं, दिल से दिखे। वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? चंद्रलेखा, मुझे लगता है कि ये महल हमें कुछ संकेत दे रहा है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और ध्यान लगाता है। कुछ क्षण बाद वो बीच वाले रास्ते की ओर इशारा करता है। हाँ, हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए। चलो। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? बस मुझे महसूस हो रहा है कि ये हमें सही दिशा में ले जाएगा। चलो चंद्रलेखा, चलो आओ। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो गलियारे में प्रवेश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो गया। सावधानी से, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये महल हमें परख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। दोनों ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में वो एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक रहस्यमयी तालाब था। कमरा बड़ा और भव्य था, लेकिन टूटे फूटे खंभों और धूल से ढका हुआ। कमरे के बीचों बीच एक तालाब था, जिसकी पानी की सतह चमक रही थी। इस जगह की बनावट अभी तक बरकरार है। ये तालाब तो जादुई लग रहा है। ये कोई साधारण तालाब तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
आदित्य तालाब के किनारे जाता है और उसमें झांकता है। अचानक तालाब का पानी हलचल में आ जाता है और उसमें एक छवि उभरती है, एक रहस्यमयी दरवाजा और उसके पीछे रखी तलवार। क्या तुमने देखा? तलवार उस दरवाजे के पीछे है। हाँ, मैंने देखा, लेकिन सवाल यह है कि उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता कहां है? तभी तालाब की सतह पर अक्षर उभरते हैं, जो जल को अपनाएगा वही राह पाएगा। जो जल को अपनाएगा वही राह पाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद हमें इस तालाब में उतरना होगा चंद्रलेखा। पर ये सुरक्षित होगा? अगर डरोगी तो जीत कैसे होगी? चलो आओ, धीरे धीरे आओ। आदित्य और चंद्रलेखा धीरे धीरे तालाब में कदम रखते हैं। अगले ही पल उन दोनों की आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरता है। वो एक गुप्त सुरंग में पहुंच चुके थे, जहां एक तलवार धरती पर रखी हुई थी। शायद ये वही तलवार है। तुम सही कह रही हो चंद्रलेखा। चलो। इतना बोलकर आदित्य तलवार के नजदीक चला गया और उसने तलवार उठा ली। जैसे ही आदित्य ने तलवार को स्पर्श किया, अगले ही पल चंद्रलेखा और आदित्य ने स्वयं को उस महल के बाहर खड़ा हुआ पाया। आदित्य तलवार और चंद्रलेखा को लेकर सीधा महल की ओर चला गया। दरबार में राजा विक्रम, राजकुमार आदित्य, चंद्रलेखा, मंत्री जगन्नाथ और कई दरबारी मौजूद थे। अरे वाह 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 पुत्र वाह, ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। मैं इस तलवार को केवल एक दंत कथा मानता था, लेकिन तुमने इसे लाकर साबित कर दिया कि हमारे पूर्वजों की ये तलवार दंत कथाओं में नहीं बल्कि वास्तविकता में अपना अस्तित्व रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिताजी, ये तलवार केवल एक हथियार नहीं, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, विरासत। और पिताजी, इस यात्रा में चंद्रलेखा ने मेरा साथ दिया, इसके बिना यह शायद संभव ही नहीं था। चंद्रलेखा, तुमने जो साहस दिखाया वो किसी राजकुमारी से कम नहीं है। हम अपने पुत्र का विवाह तुमसे करवाने का वचन देते हैं। हाँ। दरबार में तालियों की गूंज उठती है, लेकिन तभी मंत्री जगन्नाथ आगे बढ़ता है। महाराज, ये सचमुच अद्भुत है। वर्षों से इस तलवार की कथा सुनी थी, पर इसे देखने का सौभाग्य आज मिला। महाराज, कृपया इसे मुझे देखने की अनुमति दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य मंत्री जी, ये लीजिए, देखिए। जैसे ही राजा विक्रम तलवार मंत्री को सौंपते हैं, मंत्री अचानक जोर से हंसता है और तलवार को कसकर पकड़ लेता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अरे मूर्खों, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अरे मूर्ख राजा, ये तूने ये तलवार मेरे हाथ में पकड़ाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। हाँ? क्या मतलब? मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं इस तलवार को कब से हासिल करना चाहता था। जो राजदूत तेरे दरबार में आया था ना, उस राजदूत को राजा कहर सिंह ने नहीं भेजा था, बल्कि मैंने भेजा था। ये सुनकर राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़े। ओह, इसका मतलब कि तुमने हमसे झूठ बोला। हाँ, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस तलवार को हासिल कर सकूं। मेरी योजना के दो हिस्से थे। मैं जानता था कि कहर सिंह की सेना इस राज्य की सेना से बहुत बड़ी थी।
और तुम उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपने आदमी को कहर सिंह का राजदूत बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया और तुम युद्ध की वजह से डर गए, और मैंने तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पूर्वजों की तलवार को हासिल करने की बात डाल दी। अब मुझे लगता था कि तुम इस तलवार को हासिल करने के लिए स्वयं और अपने पुत्र के साथ जाओगे, लेकिन तुमने अपने पुत्र को भेजा। अगर तुम्हारा पुत्र वापस नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें भेजता, और तुम भी अगर वापस नहीं आते तो इस तलवार को हासिल नहीं कर पाते, और तब ये राज्य मेरा होता। और अगर तुम तलवार हासिल करने में कामयाब हो गए तो ये तलवार तो मुझे अवश्य दिखाओगे, और जिसके हाथ में ये तलवार होती है ना, उसे कोई हरा नहीं सकता। मैंने जो सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तुम मारे जाओगे। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ तलवार को ऊपर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो पूरी शक्ति से उसे पकड़ता है, उसकी आंखों में भय झलकने लगता है, उसकी पूरी देह कांपने लगती है। हाँ हाँ, अरे 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 ये क्या हो रहा है? मैं इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरी देह क्यों जल रही है? तलवार सुनहरी आभा से चमकने लगती है और मंत्री जगन्नाथ चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर में धुआं उठने लगता है और कुछ ही क्षणों में वो निर्जीव हो जाता है। दरबार में सभी भयभीत हो जाते हैं। ये कैसे हुआ? तलवार ने मंत्री जगन्नाथ को मार दिया। राजा विक्रम गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक वृद्ध दरबारी जो राज परिवार के इतिहास का जानकार था, आगे आता है। महाराज, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये कोई साधारण तलवार नहीं, बल्कि नियति निर्धारित हथियार है। क्या? नियति निर्धारित? हाँ महाराज, नियति निर्धारित। वर्षों पहले आपके पूर्वज उसी खंडहर नुमा महल में रहते थे। वो महल कभी एक महान साम्राज्य का केंद्र था, और उस समय वो महल बहुत ही सुंदर हुआ करता था। लेकिन ये तलवार केवल सच्चे उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए बनी थी। जो भी इसे अधर्मी होकर छूता है, उसका अंत निश्चित था। ओ, तो ये बताइए कि हमारे पूर्वजों ने इस तलवार को वहीं क्यों छोड़ा था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने इसे छोड़ने की इच्छा नहीं की थी, बल्कि ये तलवार ही थी जिसने उन्हें वहां से हटने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ। क्या? जब तक आपके पूर्वज इस तलवार के साथ उस महल में रहे, वो अपराजेय थे। लेकिन जब उनके वंश में कुछ अयोग्य और लोभी लोग आने लगे, तो तलवार ने अपनी शक्ति बदल दी। धीरे धीरे महल उजड़ने लगा, जंगल फैलने लगा, और ये तलवार वहां की रखवाली करने लगी। ये तलवार केवल योग्य उत्तराधिकारी को स्वीकार करती थी। इसीलिए आपके पूर्वजों को मजबूरी में वो महल छोड़कर भागना पड़ा और एक नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी। ओह, यानी यदि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसे छूता है तो वो मारा जाता है ना? हाँ बिल्कुल महाराज, यही कारण है कि मंत्री जगन्नाथ की मृत्यु हुई। वो अधर्मी था, लालची था, और उसने छल कपट से इस तलवार को हथियाना चाहा। लेकिन तलवार ने उसे अस्वीकार कर दिया, और मंत्री जगन्नाथ से पहले भी कई लोगों ने स्वयं उसे खंडहर नुमा महल में जाकर इस तलवार को हासिल करने का प्रयत्न किया, मगर वो सब अपने लालच की वजह से मारे गए महाराज, और कभी वापस नहीं आ पाए। राजा विक्रम सिंहासन से उठते हैं और तलवार को अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही वो इसे पकड़ते हैं,
तलवार शांत हो जाती है और अपनी सुनहरी चमक खो देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह तलवार हमारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति केवल योग्य व्यक्ति को ही स्वीकार करती है। यदि हम न्यायप्रिय और धर्मपरायण रहेंगे तो ये तलवार हमारे राज्य की रक्षा करेगी। हाँ, और अब हमें युद्ध की चिंता नहीं करनी होगी पिताजी, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हम अपने राज्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाँ। दरबार में जयघोष गूंज उठता है। राजा विक्रम ने चंद्रलेखा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो आदित्य, हम अपना वचन पूरा करेंगे। चंद्रलेखा, हम तुम्हें अपने पुत्र की पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। चंद्रलेखा भावुक होकर सिर झुका लेती है। वो दिन राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। रहस्यमयी तलवार एक बार फिर अपने सच्चे उत्तराधिकारी के पास थी और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।